So now see, the question you have asked, तो उसके लिए स्क्रीन शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं यहीं से इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं फ्रॉम देयर. दैट इज रीअरेंज, रूल्स ऑफ फॉर रीअरेंज. So what is the rules for rearrange? पहले तो आप ये समझो द बेसिक ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस. जो बेसिक ऑर्डर है वो हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है. ये तीन चीजें होती है हमारी, ये बेसिक ऑर्डर होता है. दिस इज अ बेसिक ऑर्डर and without it we cannot imagine any sentence or any phrase. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होगा ही, तभी वो मीनिंगफुल सेंटेंस भी होगा. तभी only then you can say it's a meaningful sentence, otherwise you cannot say it's a meaningful sentence. अब यहाँ पे दूसरी बात यह, सेंटेंस में नॉट कंटेन एनी ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस में शायद ऑब्जेक्ट ना हो. मे बी द सेंटेंस कंप्लीट डिपेंड अपॉन वर्ब, वर्ब पे डिपेंड करता हो. जैसे कुछ वर्ब्स होते हैं, अपीयर, डाई एक्सेट्रा, इन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती. ये अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस होता है कि कि ये एक्शन कंप्लीट है. जैसे इट डज नॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन, तो इट डज नॉट अपीयर, तो मैं सामने बोले डज नॉट अपीयर, इज इट अपीयर, तो इसका मतलब मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ. और इज इट अपीयर टू यू, या फिर मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आगे मैं खुद डज इट अपीयर, तो इट का, इट में उसका मीनिंग लिखो, डज दिस बोर्ड अपीयर ना, डज इट से ही काम चल जाएगा. ही डाइड, दे डाइड, आगे सेंटेंस की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में कंप्लीट होते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस जो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट रहते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है आपका, टू दिस बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी एडेड. आप अलग अलग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं. एग्जांपल नाउन फ्रेज ऐड कर दिया आपने, एडजेक्टिव्स फ्रेज याद कर दिया, ऐड कर दिया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कर दिया. अब ये होता कैसे कैसे उसे देखिए. तो रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस. एक मैंने वर्ड को, एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से रेडी किया है. पहला, rearrange the words to make meaningful sentence. Rules one by must abide the. पहला सेंटेंस बनाया, rules must abide by the one. Second, the rules by one must abide. Third, one must abide by the rules. One, the rules by abide must. मैक्सिमम ये बच्चे गलती करते हैं इस टाइप के सेंटेंस में. तो यहां पर ऐसा क्या है, हाउ टू अंडरस्टैंड की राइट सेंटेंस, हाउ टू फ्रेम द राइट सेंटेंस. अब समझिए, सबसे पहले मैं ऑप्शन आता हूं ऑप्शन सी में. ऑप्शन सी क्या है, द स्ट्रक्चर इन दिस सेंटेंस. ये जो स्ट्रक्चर इस सेंटेंस में, ये जो स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस में, कंपाइल्स विद द बेसिक स्ट्रक्चर. ये बेसिक स्ट्रक्चर को कंपाइल करता है. जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे वन है, मोडाल वर्ब है, अभी मैंने आपको कराया था, दैट इज मस्ट. इस सेकंड है फ्रेजल वर्ब अबाइड बाय, और फिर ऑब्जेक्ट है द रूल्स. तो C1 तो करेक्ट है, इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सी. अगर कहीं वन लिखा है या वंस लिखा है, तो वन वाला जब भी आएगा तो वन पहले ही आता है. तो सब्जेक्ट हो गया वन, मॉडल वर्ब हो गया मस्ट, यानी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर फ्रेजल वर्ब अबाइड बाय, फिर ऑब्जेक्ट. सो अ फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब इज अ मेन वर्ब पेयर्ड विद एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन. फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, पेयर्ड करते हैं किससे, एडवर्ब से या प्रीपोजिशन से. अब एडवर्ब क्या होता है, विद, हालांकि प्रीपोजिशन विद होते हैं. एडवर्ब यहाँ पे टाइम का कुछ आ गया, प्रीपोजिशन हो गया बाय, टू, तो यहाँ पे अबाइड बाय, टेकन विद, इस तरह से. तो ये प्रीपोजिशंस हो गए. अब ऑप्शन ए क्यों गलत है, द ऑर्डर डज नॉट क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं. ऑप्शन ए कहता है रूल्स मस्ट अबाइड बाय द वंस. तो ऑर्डर डज नॉट क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंस. क्यों, द रूल्स हैज टेकन ओवर द सब्जेक्ट, क्योंकि रूल ने सब्जेक्ट की जगह ले ली. एंड द वन हैज टेकन ओवर द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और द वन हो गया उसने ऑब्जेक्ट की जगह ले ली, जो कि ऑलरेडी गलत है, क्योंकि रूल्स तो आपका सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता. रूल्स आपका सब्जेक्ट हो नहीं सकता, द रूल हो सकता है.
द रूलर हो सकता है, लेकिन रूल्स नहीं हो सकते, क्योंकि रूल्स तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे आप फॉलो करते हो. वी फॉलो द रूल्स, तो सिंपल से वी फॉलो द रूल्स, द रूल्स तो बाद में आया, तो ये कैसे हो जाएगा? तो रूल्स हैज टेकन ओवर द सब्जेक्ट, ये रॉन्ग है, और द वन हैज टेकन ओवर द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी रॉन्ग है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है. सिमिलरली इसी तरह से द ऑर्डर ऑफ द वर्ड इजंट इन ऑर्डर अर्लियर, बी का भी ऐसे ही है और डी का भी ऐसे ही है, इसलिए ए बी डी आपके इनकरेक्ट है और हेंस सी इज करेक्ट. दिस इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग रीअरेंज ऑफ द सेंटेंस. अब अगर आपको नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको आ गया है तो मैं आगे लेके चलूं. हैव यू अंडरस्टूड दिस रीअरेंज ऑफ द सेंटेंसेस? समझ गए आप? यस सर. बेटे सबको समझ में आ गया? एवरीवन अंडरस्टूड? रेस्पॉन्स कीजिए. यस सर. और कोई क्वेश्चन रीअरेंज से रिलेटेड? और कोई क्वेश्चन? रीअरेंज से लेकर कोई और कोई क्वेश्चन? सर एक्सक्यूज मी. हाँ यस, एक्सक्यूज. अगर किसी सेंटेंस में रूल्स आता है, द रूल्स आता है, तो सर वो स्टार्टिंग में आ सकता है, नहीं आ सकता? वो तब आएगा अगर कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी क्लियर है. जैसे अगर वहां पे वी लिखा हो, आर लिखा हो, सॉरी वी लिखा हो, आई लिखा हो, नेम ऑफ द एनी पर्सन हो, और उसके लिए रूल की बात की गई हो, तो रूल फॉलो कौन करते हैं? आइदर वी आर फॉलोइंग द रूल्स और समवन इज फॉलोइंग द रूल. तो समवन हो गया, एनीवन हो गया. अगर ये वर्ड कहीं है तो फिर रूल आपका सब्जेक्ट नहीं होगा, फिर तो वो आपका वी या समवन या दे या नेम ऑफ द पर्सन ये होंगे. ओके सर. अब मैं आपको एक बहुत फेमस बुक है उसका एक पार्ट दिखाना चाहता हूं, वहां से आपको और समझ में आ जाएगा. ये पेपर मैं आपको जरूर दूंगा, दिस पेपर आई विल गिव इट टू यू, क्योंकि इस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको होल लाइफ काम आएगा. तो ये रूल बेस्ड सेंटेंस, सॉरी, ये रूल्स फॉर सेंटेंस फ्रेमिंग है, मिल गया मुझे. मैं इसे शेयर कर रहा हूं. अब मैं दूसरी चीज शेयर कर रहा हूं. आई एम शेयरिंग द अदर थिंग. बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है यस वॉइस? सर. ओके. सो अब एक अनदर रूल है, अभी मैं आपको जो चेंज दिखाना चाह रहा था. स्क्रीन पे देख पा रहे हो आप? स्क्रीन पे देख यस पा रहे हो? सर. हाँ. तो ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च है, उनका उनकी बुक में, उनकी मैगजीन में पब्लिश हुआ था जून 6, 2016 में. तो रूल बेस्ड सिंपल इंग्लिश सेंटेंस करेक्शन बाय रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. ये एक ऐसा रूल है जिसे पता है, जिसे आपको कराया जाता है जब आप एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स के लिए जाते हैं, जबकि ये स्कूल में ही हो जाना चाहिए. आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे इसे पहले ही पढ़ लेते हैं. तो मैं आपको वही 2 या 3 पेज है, हाँ 3 पेजेस है, जिसमें थर्ड पेज, 2 ही पेज है, थर्ड पेज में रेफरेंस है. देखिए रेफरेंस भी किसका है, इसमें लिया गया डैन ग्रेटी जैसन बैल्ड्रिज लर्निंग अ पार्ट ऑफ स्पीच स्ट्रैगर फॉर 2 आवर्स ऑफ एनोटेशन, जॉर्जिया का है. और रेनन मार्टिन तो आप जानते हैं, हाई स्कूल इंग्लिश एंड ग्रामर कंपोजिशन. तो इन 2 ग्रामर की महान बुकों में से लिया गया है.
तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट देखिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी इज अ फील्ड इन अ कंप्यूटर साइंस रिसर्च दैट इज एक्सप्लोरिंग ऑटोमेशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस, या इससे स्पोकन लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं एनएलपी से. This domain has a lot of potential to produce application that will reduce ambiguity between human and machines. ये human and machines के बीच में communication को set up करते हैं. Correction of English sentence given an incorrect sentence with words in the wrong order is one such application that enables people to learn English at a basic level through translation. तो translation formula में वो किस तरह से लिखते हैं, वो इस तरह से लिखते हैं. तो एनएलपी का यूज करते फॉर सॉफ्टवेयर एनएलपी. तो एनएलपी में जो मैंने अभी रूल्स कहा ना, वो ये है, अ रूल बेस्ड अप्रोच इज एम्प्लॉयड टू हैंडल अ करेक्शन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस बाय रीअरेंजमेंट. तो रीअरेंजमेंट के सेंटेंस देते टुकड़ों में, तो वहां पर लोग उसको सही करते हैं. और इस यही ऐसा जॉब है जो एडिटिंग में काम आता है एनएलपी के थ्रू, और इसमें सैलरी भी मिलती है. तो यूजिंग वेरियस ग्रामर रूल्स दैट टैकल सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम बेसिक ग्रामर रूल्स. ठीक है, इसको थोड़ा चेंज किया हुआ है. हैंडल जंबल वर्ड्स इन इनकरेक्ट इंग्लिश सेंटेंस. दीज सेंटेंस कैन बी रीअरेंज्ड आफ्टर वर्ड टैगिंग फ्रॉम सिंपल मीनिंगफुल सेंटेंस. अब असली बात यहाँ पर इस पूरे में सिर्फ एक ही चीज है. ईच वर्ड इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक वर्ड टाइप. हर एक वर्ड खास वर्ड टाइप से जुड़ा हुआ है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. Each one of us, these word types, is assigned a particular position in a sentence based on the rule devised. और हर में इसमें से हर एक जो वर्ड है वो असाइन किया हुआ है एक पर्टिकुलर पोजीशन में. सबको पोजीशन दी गई है कि आई वी यू दे कहाँ आएगा. ठीक है, तो वो किस तरह से आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. इक्वेशन देखिए, सब्जेक्ट एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव. यानी ऑब्जेक्ट, ये पहले सब्जेक्ट एडजेक्टिव आता है, यानी एक एडजेक्टिव सब्जेक्ट भी हो सकता है. अब इसका मतलब क्या है, ये हालांकि काफी हाई लेवल का है. सिर्फ आप इतना समझिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, आई एम राइटिंग वन सेंटेंस, शेयरिंग द स्क्रीन अगेन, अ न्यू स्क्रीन. वहां से आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से. पुराने वाले पे लेके चलता हूँ. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हैविंग कंप्लीटेड हिज ब्रेकफास्ट he decided to have a rest. अब यहां देखो, हैविंग कंप्लीटेड हिज ब्रेकफास्ट, ये होता है आपका मतलब कि एडजेक्टिव क्वालिटी को बता रहे हैं. उसकी क्वालिटी क्या है कि पहले उसने ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद उसने आराम करने का डिसीजन लिया. तो जो काम पहले हो चुका है उसे तो हम लिखेंगे पहले, और जो काम बाद में हुआ है उसे हम लिखेंगे बाद में. रीअरेंज में आप क्या करते हैं, ही डिसाइडेड टू हैव रेस्ट हैविंग कंप्लीटेड ब्रेकफास्ट, ऐसे बना देते हैं. ये गलत है. सही ये है, इसे बोलते हैं. अब यहाँ पे हैविंग सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन हैविंग के बाद कंप्लीटेड है, यानी हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म है जो कि आती है. तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. यानी कि ये हमें एडवर्बियल फ्रेज, यही सारे होते हैं, नाउन फ्रेज, ये वर्ब फ्रेज है, क्योंकि वर्ब हैविंग वर्ब है तो वर्बल फ्रेज है. तो ये अब हमारा सब्जेक्ट बन गया. क्यों सब्जेक्ट बन गया, जस्ट बिकॉज ये एक्टिविटी पहले हुई है और ये एक्टिविटी बाद में हुई है. ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने वाली एक्टिविटी पहले हुई है, उसके बाद ये एक्टिविटी हुई है. दैट्स द रीजन व्हाई अगर ऐसा कभी सेंटेंस आपको रीअरेंज में मिलता है तो पहला वाला पहले आएगा. इससे मैटर नहीं बनता है कि उसमें सब्जेक्ट है चाहे नहीं है. आपका क्वेश्चन जिसे अभी जिस बच्ची ने पूछा है उसका आंसर मैंने यहां पर दिया है. इस तरह से तो सेंटेंस हो सकता है. अब आप पूछिए, ये आपको समझ में आया या आपको समझ में नहीं आया? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? बेटा सभी रिप्लाई करो जल्दी से फटाफट. सर आई हैव अंडरस्टूड. यू हैव नॉट अंडरस्टूड, आपको समझ में नहीं आया? सर आई हैव अंडरस्टूड. अच्छा, यू हैव अंडरस्टूड. अच्छा नेक्स्ट. और किस समझ में नहीं आया? ओह सॉरी, आ गया, सबको आ गया, एवरीवन. फातिमा अंडरस्टूड? सर फातिमा इज नॉट इन क्लास. अबे फातिमा कहाँ चली गई?
इसका नेक्स्ट यूज करें. खुशबू, अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. सो ये हो गया हैविंग कंप्लीटेड हिज ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद ही डिसाइड टू हैव रेस्ट. अब आप इस टाइप के जब भी आपके लंबे जंबल वर्ड्स आए ना तो आप ये देखना पहला वर्क कौन सा हुआ है. सिंपल है तो सिंपल तो आप लिख ही दोगे. सिंपल में तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना है जो मैंने ऊपर अभी आपको कराया. ये वाला रूल फॉलो करना है. ठीक है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और उसके बाद ये देखो किस तरह से मैंने ऑप्शन सी को सही बताया, डी ए को किस गलत बताया, बी को गलत बताया, डी को गलत बताया. हाउ दीज ऑप्शंस आर रॉन्ग. तो यहाँ पर यहाँ तक का सही है, वाई इट इज राइट ये भी मैंने आपको लिखा हुआ है. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ रीअरेंज. ये रीअरेंज का पार्ट है. ठीक है. ये रीअरेंज का पार्ट है आपके पास. तो ये आपको अभी मैं भेज रहा हूँ. नाउ जस्ट टेल मी बेटा, अब आप मुझे बताइए आपके पास किसके नोट्स रह रहे हैं, क्वेश्चन आंसर किसके रह रहे हैं? सर चैप्टर नंबर सर वो सप्लीमेंट्री में तो चैप्टर नंबर 3 और 4 स्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग और सॉन्ग ऑफ द वेल रह रहे हैं. ओके. और सर टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 बी द फ्रेंड और चैप्टर नंबर 6 रिवर अप क्लोज एंड पर्सनल. ओके. तो आप मुझे व्हाट्सएप, आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया ना बेटा अदिला? जो चैप्टर के नोट्स नहीं पहुंचे आपके पास, आप मुझे भेज दो, ये चैप्टर व्हाट्सएप कर दो. ठीक है. हेलो हेलो. यस सर. आप मुझे ये चैप्टर्स व्हाट्सएप कर दीजिए. सर चैप्टर नंबर या चैप्टर नेम्स. ओके सर. व्हाट्सएप कर दीजिए आपने. ठीक है. तो देन आई विल सेंड यू द रेस्ट. बाकी मैं आपको भेज दूँ. ठीक है. ओके सर. ओके. सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस सेशन. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. बहुत कम बच्चे आए आज, तो उस दिन बहुत अच्छे बच्चे थे. एंड थैंक यू फॉर योर स्वीट एंड माइल्ड विशेस फॉर टीचर्स डे. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. सेशन एंड करें. यस सर. Okay, thank you for listening and thank you for mild wishes, sweet wishes for Teachers Day. Bye bye.